Evening, dear students. My voice is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yesterday we were discussing, not yesterday, day before yesterday, pain and painkillers, analgesic drugs. प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था पेन की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पेन और उसके एग्जांपल्स, और हम उसमें कौन से ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो बताइए पेन की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है और उसके एग्जांपल्स। What is pain? What are the different types with examples and few names of painkiller drugs which are commonly used. एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन सर। हम्म पेन किलर टैबलेट डोलोनेक्स डीटी। हाँ, ओके, डोलोनेक्स, करेक्ट, इट इज यूज्ड एज अ painkiller. तो प्रीवियस क्लास में हम यहाँ से शुरू कर ही रहे थे, फिर वहीं से हम आगे से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हमने पेन की डेफिनेशन देखी थी। पेन इज अ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। इट कैन बी मैकेनिकल और केमिकल। केमिकल की वजह से हो सकता है, किसी मेंटल शॉक की वजह से हो सकता है, और फिजिकल पेन हो सकता है। ठीक है, यदि किसी को फायर बर्न हो जाए तो वो उस केस में उसको फिजिकल पेन होगा। ठीक है, पेन एक इंडिकेशन होता है जो बॉडी को बताता है समथिंग इज बैड, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो ये एक सिम्टम होता है, एक एहसास होता है। एक डिजीज का पेन होता है, एक नॉर्मल पेन होता है। ठीक है, कभी आप कहीं जा रहे हैं, आपके पाँव में कांटा चुभ गया तो इसको हम एक्यूट पेन कहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, आप कांटा निकाल लोगे तो। और एक डिजीज का पेन होता है जिसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। क्रॉनिक पेन रियकरिंग नेचर का होता है, और ये 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक कंटिन्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर में जो पेन होगा आपको, किसी भी डिजीज में जो पेन होगा, वो आपका क्रॉनिक पेन में आएगा। एक मैंने आपको बताया था सोमैटिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन, विसरल पेन। विसरल पेन में आता है किडनी स्टोन का पेन। अल्सर का पेन विसरल पेन में आएगा। जो विसरल ऑर्गन्स है, इसमें यदि पेन का सेंसेशन हो रहा है तो उसे हम विसरल पेन कहेंगे। यदि स्किन में कोई ईचिंग हो रही है, उसकी वजह से हमें पेन हो रहा है, तो वो आपका सोमैटिक पेन कहलाएगा, क्योंकि वो पैरिफेरल पार्ट से आ रहा है। और एक होता है न्यूरोपैथिक पेन, जो कि डायबिटिक पेशेंट को होता है, जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें चींटी जैसे काटती है ना, वैसा एहसास होता है पेशेंट को, तो इसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो ये हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं व्हाट इज एनाल्जेसिक्स। ऐसे ड्रग्स जो कि पेन के सेंसेशन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ड्रग्स जो कि फीवर को रिड्यूस करते हैं, उसको हम, बुखार को कम करते हैं, उसको हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। और ऐसे ड्रग्स जो कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं, उनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पैरासिटामोल। ठीक है, और ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, अभी आपको एग्जिट एग्जाम में भी शामिल होना होगा, तो उसमें इस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि पैरासिटामोल का दूसरा नाम क्या है। तो इसको एसिटोमिनोफेन भी बोलता है पैरासिटामोल को, और शॉर्ट में इसको पीसीएम कहते हैं। ठीक है, पीसीएम, और इसको एसिटोमिनोफेन भी कहते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि पैरासिटामोल का मेजर साइड इफेक्ट क्या है। तो ये लिवर को डैमेज करता है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी। और ये किडनी को भी डैमेज करता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल डैमेज। तो ये इसके मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पैरासिटामोल की पॉइजनिंग में हम क्या यूज करते हैं, तो एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एनएस एसिटाइल सिस्टीन हम पैरासिटामोल की पॉइजनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज का डेरिवेटिव है, तो ये पैरा अमीनो फिनॉल, ये इसका डेरिवेटिव है। इसकी कैटेगरी है एनसेड्स। एनसेड का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। अब हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फिनॉल है। ठीक है, बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पैरासिटामोल की जो एक्टिविटी है, ये OH और एमिन ग्रुप की वजह से ही होती है। ठीक है, तो इसको हम पैरा अमाइनो फिनॉल भी कहते हैं और एसिटोमिनोफेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रुप है, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? सर नहीं हो रही शो। No, sir.
स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही आपको? ओके ओके, तो मैं इसको फिर से शेयर करता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पैरासिटामोल, इसको एसिटोमिनोफेन भी कहते हैं। इट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमाइनोफिनॉल। कर्सर दिख रहा है आपको? स्क्रीन विजिबल है नाउ? इसकी कैटेगरी होती है एनसेड। एनसेड का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को, फीवर को और पेन के सेंसेशन को कम करते हैं। तो अंडर 10 जो मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं उसमें एनसेड की कैटेगरी आती है। हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में, मेडिकल स्टोर में आपको इस कैटेगरी का ड्रग मिल जाएगा। ये मस्ट है रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है और कॉमनली यूज किया जाता है। क्योंकि बुखार, सूजन और दर्द ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी की। ठीक है, कोई भी पैथोजन बॉडी में अटैक करता है तो फीवर आ जाता है, तो फीवर को पैरासीटामोल कम कर देता है। आपने पैरासीटामोल लाइफ में कभी ना कभी तो यूज किया होगा। पैरासीटामोल खाते हैं, 15 मिनट के लिए ओढ़ के सो जाते हैं, पसीना आता है और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, पायरेसिया मतलब क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, हाइपर पायरेसिया। और हाइपोपायरेसिया मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर कम होना। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक चीज आप याद रखना, एंटीपायरेटिक ड्रग्स बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करती है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार नहीं आ रहा है, उसने पैरासीटामोल खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। उसकी बॉडी ठंडी नहीं पड़ेगी। बढ़े हुए टेम्परेचर को ही एंटीपायरेटिक ड्रग्स कम करते हैं। अब हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनॉल, यहाँ पर OH ग्रुप कनेक्ट है फर्स्ट पोजीशन पे। दिस इज बेंजीन रिंग, हेक्सा रिंग कहते हैं हम इसको, बेंजीन रिंग। अब पैरा एमाइनोफिनॉल या एसिटोमिनोफेन, ये इसका केमिकल नेम है। यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस वन। एंड यहाँ पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। यदि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एनाल्जेसिक्स ड्रग्स के बारे में कुछ पूछा जाता है और आप पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज एनिलिन। ये ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एनिलिन कहते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ NH कनेक्टेड है और फिर उसके बाद यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है एट द लास्ट, ये है पैरासीटामोल। और इसका IUPAC नेम क्या है? पी हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड। ठीक है, पी हाइड्रोक्सी एसिटिनिलाइड, या हम इसको 4 एसिटामिडाफिनॉल भी कहते हैं। 4 एसिटोमिडोफिनॉल। अब ये जो इसका IUPAC नेम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो P रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैरा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 4 है, तो यहाँ पर आप इसकी यदि नंबरिंग करेंगे तो उस हिसाब से फोर्थ पोजीशन पे इस पे ग्रुप ऐड है, जिस वजह से इसका नाम हो गया 4 एसिटोमिडोफेन। तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इंडिविजुअली शॉर्ट नोट में 3 नंबर में पैरासीटामोल ड्रग आता है। ठीक है, तो उसमें हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? ड्रग की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव, उसका केमिकल नेम हमें लिखना है, और हमें ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये इतना ड्रॉ नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल थोड़ा समझाने के लिए है। आप केवल इतना भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये OH ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग है, NH ग्रुप है, और यहाँ पर ये एसिटाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड के साथ O कनेक्टेड है, और यहाँ पर CH3। तो ये इतना स्ट्रक्चर भी यदि आप बना दोगे तो आपको फुल मार्किंग मिल जाएगी। और ये जो ऊपर के जो स्ट्रक्चर से, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको बनाए हैं। आपको केवल ये स्ट्रक्चर बनाना है। कर्सर इज विजिबल टू यू? कर्सर दिख रहा है मेरा? ये जो लास्ट Yes, में sir. स्ट्रक्चर है पैरासीटामोल का, ये जो मैं कर्सर जिस पे सर्कुलेट कर रहा हूँ, केवल आपको इतना बनाना है। और आपको ये IUPAC नेम लिखना है, पी हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड। ठीक है, ये आप नाम लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री ऐसी है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉपियां नहीं भरनी पड़ती, इसमें आपको बहुत कम लिखने पे भी अच्छे नंबर मिलता है।
लेकिन वही है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा हमें चीजों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, ड्रग के स्ट्रक्चर हमें थोड़े बना के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और उसके आईयूपीएसी नेम हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सर पैरासीटामोल जो के बारे में समझ में आया? यस सर। है ना? सर ये NHCO CH3 जो है इसको क्या पढ़ेंगे अपन? कौन सा? ये वाला आपने हाँ, NH, NHCO CH3। ये वाले स्ट्रक्चर में देखो, ये वाली पूरी एनिलिन रिंग है। ठीक है, एनिलिन रिंग क्या होती है? जिसमें बेंजीन के साथ NH कनेक्टेड होता है। तो ये आपकी पूरी एनिलिन रिंग हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक। ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं, केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने। और ये वाला आपका हो गया एसिटाइल ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जी। स्ट्रक्चर नीचे जो बना हुआ है, तो उसमें ये जो C डबल बॉन्ड O है, और C से ये CH3 कनेक्टेड है, तो ये पूरा आपका एसिटाइल ग्रुप हो गया। तो ये स्ट्रक्चर के दो पार्ट हैं, एक तो एनिलिन रिंग होती है इसमें, एनिलिन और और एसिटाइल ग्रुप होता है। एसिटाइल। ठीक है, और ये पैरासीटामोल की एक्टिविटी किसकी वजह से होती है? एक तो आपके फिनॉल की वजह से होती है, और एमाइनो ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप की वजह से आपके पैरासीटामोल की एक्टिविटी होती है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लामेटरी। आ रहा है समझ में अंकित? यस सर। नहीं, कोई एनिलिन और डाउट हो तो? एसिटिल ग्रुप। नहीं नहीं, एनिलिन और एसिटिल ग्रुप दोनों मिला के ये हाँ, पैरासीटामोल पैरासीटामोल बना है। बना ये हुआ सबसे है। नीचे वाला जो अपना जो स्ट्रक्चर है, ये हाँ OH और NHCO CH3 वाला, ये अगर फाइनल बना देंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, कोई कहे भी पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपको इतना कुछ नहीं बताना है, ये मैंने केवल ये एक्सप्लेन लास्ट। करने के लिए लिखा हुआ है। आपको केवल इतना सा स्ट्रक्चर बना देना है, बस आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने इसको केवल ऊपर समझाया है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे ये वाला जो ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। ठीक है, अब ये बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है, तो क्या बनता है? फिनॉल। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे अंकित? फिनॉल कहेंगे। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? पैरा एमिनो ग्रुप। एमिनो फिनॉल। पैरा एमिनो फिनॉल के क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एमीन जो है वो पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, ऑर्थो, ये OH जुड़ा है, यहां से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये यहां से हम, OH जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन, ये वाली। ठीक है, ये वाली ऑर्थो पोजीशन है। ये मेरा कर्सर दिख रहा है, पहली। ये आपका फंक्शनल यस सर। ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला यहाँ कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन। ये वाला क्या है आपका? ऑर्थो मेटा, और ये पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये पैरा पोजीशन पे यहाँ कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? ये कौन सा ग्रुप है? फिनॉल। अमाइनो ग्रुप। NH। ठीक है, एमिन, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ऐड है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? पैरा अमाइनो, और ये फिनॉल। अब आया समझ में? ये जी जी। फिनॉल का स्ट्रक्चर है। फिनॉल के स्ट्रक्चर में ये जो पैरा पोजीशन है, यहाँ पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पैरा एमिनो फिनॉल या एसिटोमिनोफेन। ठीक है, और ये एसिटोमिनोफेन की वजह से ही पैरासीटामोल को हम क्या बोलते हैं? एसिटोमिनोफेन। और इसमें ये जो पैरासीटो। एक्टिविटी आती है, ये दो ग्रुप की वजह से आती है। एक तो हाई, ये OH ग्रुप हो गया। ठीक है, और दूसरा ये अमाइनो ग्रुप हो गया, तो इसकी वजह से इसकी सर ये जो एक्टिविटी आती है। आपने जो बताया था, आर्थो मेटा और पैरा, हाँ, है ना? इसके बाद सर और क्या बोलते हैं इधर दो ऊपर को, लेफ्ट हैंड ऑर्थो, वाले को? ये वाली ऑर्थो मेटा पैरा, जी। और फिर से पैरा, यहाँ से जी जी। ऑर्थो मेटा शुरू हो जाती है, यदि है तो। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाली जो थर्ड पोजीशन दिख रही है ना, ये बेंजीन में यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा? एक ये कार्बन है, पहला कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच और छह। कितने कार्बन हो गए टोटल? छह छः। कार्बन हो गए। बेंजीन क्या होती है? हेक्सा रिंग होती है ना? तो इसमें छह कार्बन प्रेजेंट है। अब हम यहाँ से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा। हम यहाँ से काउंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी रिंग में यदि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग के लिए एक प्रियोरिटी टेबल होता है। ठीक है, प्रियोरिटी टेबल के हिसाब से हम प्रियोरिटी बेसिस पे नंबरिंग करते हैं। तो ये जो NH है, इससे ज्यादा प्रियोरिटी किसको दी जाती है? OH को दी जाती है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये छह कार्बन हो गए। अब हमने इसको पैरा क्यों कहा? देखो, OH के बाद जो पहला कार्बन है, ये कौन सी पोजीशन हो गई? ऑर्थो। आर्थो। ये वाली कौन सी पोजीशन हो गई? मेटा। ऑर्थो मेटा, और ये वाली मेटा। पैरा। अब पैरा। यही NH ग्रुप यदि यहाँ जुड़ा होता, तो इसका नाम चेंज हो जाता कि नहीं? आपने सुना होगा जी जी, कभी आर्थो स्ट्रक्चर में मेटा हो ऑर्थो जाता है। भी आता है, मेटा भी आता है, पैरा भी आता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन है, वो जो पोजीशन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो
और फिर ये वाली मेटा, और ये वाली जो जी सर। पोजीशन है इसको बोलते हैं पैरा। और ये पैरा पे क्या अच्छा जुड़ा सर, इसका हुआ है? पैरासीटामोल नाम एमीन। पड़ गया। हाँ, पैरासिटामोल नाम पड़ गया, ठीक है। तो ये ओके ओके ओके, आपको बताइए। केवल समझने के लिए है। अब फिर आप बोलोगे कि भाई ये स्ट्रक्चर में भी हमें बताओ क्या है ना। मैं तो आपको सीधे ये स्ट्रक्चर भी बता सकता था, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, इसलिए ये आपको दो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनाए हैं। अब आप मुझसे बोलोगे कि भाई ये स्ट्रक्चर पूरा क्या है, तो ये जो रिंग है इसको पूरी का नाम ही होता है एनिलिन, ठीक है। ये जो रिंग है इसको पूरे को एनिलिन कहते हैं। मतलब यदि किसी भी बेंजीन रिंग में यदि एमिनो ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम एनिलिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या, एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो यहाँ NH2 एक H कम हो गया ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी यस सर। कितनी होती है? 3 होती है ना। तो देखो, एक नाइट्रोजन ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, दूसरा H से जुड़ा है, और तीसरा इस कार्बन से जुड़ा है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं? कार्बन की यस। वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हमें अब देखो, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है ना। इधर ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इधर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और उधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। ये आपकी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में यहाँ पर NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये था NH2, लेकिन जब इसकी सिंथेसिस की गई, तो जब इसका रिएक्शन हुआ, तो ये कंप्लीट इस तरह से बना, ठीक है। कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना। सिंथेसिस हमको पढ़नी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिंथेसिस क्या है, बहुत लंबी 2-4 पेज की होती है। उसमें बहुत सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं, वो बी फार्मा लेवल पे आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले दिन सिलेबस दिखाया था कि हमें पढ़ना क्या है। हमें IUPAC नेम पढ़ना है, हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें उसके केमिकल का स्टोरेज पढ़ना है कि हम उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, और हमें पढ़ना है उसके यूजेस क्या है। इतनी चीजें हमारे सिलेबस में पढ़नी है हमें। और आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल पे आपको लिखने के लिए यदि आता है, तो आप सबसे पहले लिखोगे पैरासिटामोल इज ऑल्सो नोन एज एसिटोमिनोफेन। पॉइजनिंग में क्या यूज होता है? एन एसिटाइल सिस्टीन। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी और रीनल डैमेज। और किस कैटेगरी का ड्रग है? तो एनसेड कैटेगरी का ड्रग है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? तो ये वाला केमिकल स्ट्रक्चर आप बना दोगे। OH, बेंजीन रिंग, NH, और ये कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और NH3। अब इसको कंप्लीट, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलिन, इसको बोलते हैं फिनॉल, और इसको बोलते हैं पैरा एमिनो फिनॉल। पैरा एमिनो फिनॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप यहाँ पर ऐड है, और यहाँ पर ये OH की वजह से इसको फिनॉल कह रहे हैं, ठीक है। बेंजीन में OH रिंग जब जुड़ जाता है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को साथ में, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या होता है? फिनॉल होता है। और यहाँ पर यदि ये स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा एमिनो फिनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमीन जुड़ गया है पैरा पोजीशन पे, तो हम इसको पैरा एमिनो फिनॉल बोलेंगे। और इसी को हम एसिटोमिनो फैन भी बोलते हैं, जो पैरासिटामोल का दूसरा नाम है। अब ये स्ट्रक्चर पूरा पैरासिटामोल का हो गया, और ये इसका IUPAC नेम हो गया, पी हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड, ठीक है। ये वाला नाम आपको टफ लग रहा हो, तो मैंने नीचे दूसरा नाम लिखा है, ये वाला नाम याद कर लेना, 4 एसिटोमिडोफिनोल, ठीक है। ये वाला नाम ज्यादा इजी है, एक ही आला याद कर लेना और ये वाला छोड़ देना, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो इसको मत लिखना, नीचे वाले को लिख लेना। ये आपका एक ड्रग हो गया पैरासिटामोल, है ना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आरती, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। हेलो। अब हम देखते हैं एस्पिरिन। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा अभी आपसे। स्क्रीन आपको दिख रहा है क्लियर? यस सर। है ना। अब ये दूसरा ड्रग है एस्पिरिन। एस्पिरिन आप लोग ने यूज किया होगा, ठीक है। 1 मिनट, इसमें पैरासिटामोल का स्टोरेज कंडीशन भी आपको बताना है ना। वो देखता हूँ मैं कहाँ पर है। हम्म, सर ये तो कॉमन लिख सकते हैं ना, ये कूल एंड है। डार्क प्लेस। हाँ हाँ, ये है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी।
ये इसकी पैरासिटामोल शो ही नहीं है हो ना। रही है। कालपोल, आइबुजेसिक, क्रोसिन। देखो, ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी बहुत सर इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट, बता दिया करो, है ना, स्क्रीन नहीं दिखती है तो, जी जी सर। क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है पढ़ाना। एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर की, और ये है पैरासिटामोल की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको मैंने नंबरिंग नहीं किया है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है, नो ऊपर सर। लिखा दिख रहा है लेकिन ये शो नहीं, फिजिकल नो प्रॉपर्टी। शो नहीं सर। हो हाँ, रहा सर ये। क्या नहीं दिख रही अभी भी? नहीं। नहीं सर। अरे यार, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। सर स्टोरेज में ये कॉमन लिख सकते हैं क्या, कूल एंड डार्क प्लेस? अरे देखो बेटा, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, परीक्षा के जो लास्ट में आपको जो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। आप किसी भी चाह लोगे तो भी फेल नहीं हो पाओगे, इस चीज के लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। क्योंकि ये सर कॉमनली क्या हर सायरा भी हर हाँ, सब्जेक्ट में लिखा रहता है बिल्कुल सही इसलिए। कह रहे हो। आपको पता है, स्मार्ट स्टूडेंट वही है जिसका कॉमन सेंस बहुत बढ़िया होता है ना। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो कौन सा हीरो है, उससे बोलते हैं भैया नाम बताइए, तो बोले सर आपका या मेरा, तो बोले तुम्हारा ही पूछूंगा ना, तो बोले सर बोलना चाहिए ना कि भाई आपका नाम लेफ्ट तो आपका या मेरा। मतलब देखिए वो मूवी हाँ हाँ आपने, सर। देखा उसमें देखा है सामने सर, वाले को आपका लेफ्ट। भयंकर उलझाता है वो, तो सामने वाला हाथ जी जी। जोड़ लेता है उससे। तो इंसान का कॉमन सेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब ये परेश जितने भी रावल सर आई ड्रग्स थिंक है ना, उसमें। इनका इनका जो यूजेस है वो तो सेम ही रहेगा, है ना। और पेन के बारे में आप यदि बढ़ाना चाहो, बल्क बढ़ाना चाहो, तो पेन के बारे में एक्सप्लेन कर देना, कोई काटेगा नहीं उसको, है ना, ज्यादा नंबर में आ जाता है तो। अब 2 नंबर में आ गया तो स्ट्रक्चर बना के तो आईयूपीएसी नाम लिख के छोड़ देना, डेफिनेशन लिख के। और यदि 5 नंबर में आता है तो फिर पेन के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। ये है, अब स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। ना जी नहीं सर। दिख- ये लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी, दिख रहा है? नो सर। नो अरे यार, सर। नहीं स्क्रीन क्यों सर। नहीं, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है आज, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ गई। हम्म, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग, एस्पिरिन। अब स्क्रीन दिख रही है? यस हम्म। सर। दिख रही है ना, चलो ठीक है। अब देखो, ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो पैरासिटामोल है, इसका जो ड्रग जब सिंथेसाइज किया जाता है तो ये किस फॉर्म में रहता है, तो इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई खुशबू नहीं रहती है। टेस्ट इसका होता है बिटर, कड़वाई टेस्ट का होता है, ये कड़ू। सॉलिबिलिटी है इसकी लेस सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म और इथर, ये इसकी सॉलिबिलिटी हो गई। सॉलिबिलिटी ड्रग की इसलिए देखी जाती है कि ड्रग की जब फॉर्मुलेशन बनाई जाएगी तो उसकी सॉलिबिलिटी के आधार पर ही तो बनाई जाएगी। हमको यदि पैरासिटामोल का सिरप बनाना है तो हमको पता तो रहे कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, या कुछ चीजें ऑयल में भी घुल जाती है, तो किस चीज में घुलेगा वो, तो हमको ड्रग की सॉलिबिलिटी भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो इसको क्या है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। एक चीज याद रखना, ज्यादातर ड्रग्स जो होते हैं वो वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखे जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टी लूज कर जाते हैं। तो इसलिए इनको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है, टाइट क्लोज कंटेनर, ठीक है। दूसरा, अगली चीज ये है कि इसको कूल प्लेस पे रखा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे, ज्यादातर अच्छे मेडिकल स्टोर पे एसी लगे होते हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी दवाइयां होती है जिनको फ्रिज में रखना होता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और ये है रेजिस्टेंट कंटेनर। रेजिस्टेंट कंटेनर मतलब क्या होता है, जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिन पे लाइट यदि पड़ता है तो वो खराब हो जाते हैं। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, ज्यादातर ड्रग्स एम्बर्ड कलर की बॉटल में स्टोर करके रखे जाते हैं। एम्बर्ड कलर कौन सा होता है, भूरे टाइप का जो कलर होता है ना, डार्क भूरा,
आप सभी ने दवाइयों की बोतल देखी होगी, कॉमन कलर, एम्बर्ड कलर, ठीक है। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, कूल प्लेस पे रखेंगे, और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखेंगे, मतलब एम्बर्ड कलर की बोतल में रखेंगे, ठीक है। अब इसके यूजेस हैं, हेडेक में यूज होगा, मसल्स पेन में यूज होगा, जॉइंट पेन में यूज होगा, फीवर में यूज होगा, ठीक है, बुखार में, सर दर्द में, मसल्स में क्रैम्स आ रहे हैं। अब एंटीपायरेटिक ड्रग है, एंटी एनाल्जेसिक ड्रग है, तो इसकी सेम यूज रहेंगे बुखार में, दर्द में, है ना। या कोई पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो नार्कोटिक ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में दे देंगे। अब इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस भी आपको पढ़ने हैं, तो ये 4 नाम आप याद रखना, एलिक्सर्स आते हैं, सिरप आता है, ओरल सस्पेंशन आता है, और टेबलेट आता है। और टेबलेट इसका बीपी, आईपी और यूएसपी तीनों के फॉर्मूला के हिसाब से बनता है। ये बीपी, आईपी और यूएसपी क्या है? फार्माकोपियाज। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। आप सबको पता है फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया के बारे में पता है? ये ड्रग ड्रग की स्टैंडर्ड बुक है। इसमें ड्रग की फॉर्मुलेशन दी है, ड्रग का स्टोरेज कंडीशन दिया है, ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर दिया है, ड्रग के यूजेस दिए हैं, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, ड्रग का प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, ड्रग का स्टोरेज कैसे करना है, ये सारा ड्रग का इंफॉर्मेशन फार्माकोपियाज में होता है, ठीक है। और हर देश की अपनी फार्माकोपिया होती है, स्टैंडर्ड बुक, जिसके हिसाब से वो दवाइयों का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मेरी आवाज साफ आ रही है? यस यस सर, सर। क्लियर है। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये ऑफिशियल फॉर्मुलेशन हो गई एलिक्सर्स, ठीक है, और सिरप्स। मतलब ये मार्केट में पैरासीटामोल किस किस डोजेस फॉर्म में आता है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ ड्रग आते हैं केवल इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, कुछ ड्रग ऐसा है सिरप भी है, इंजेक्शन भी है। डॉक्टर ने देखा यार ये तो बच्चा है, रो रहा है, इंजेक्शन नहीं लगाने देगा, ठीक है आप सिरप ले लो, ठीक है। ऐसा होता है ना। पर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो केवल एक ही डोजेस फॉर्म में आते हैं, तो ये तो काफी डोजेस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये आईवी के थ्रू भी दिया जाता है पैरासीटामोल, आपने देखा होगा 1 ग्राम पैरासीटामोल आईवी फ्लूइड के साथ भी मिक्स करके दे देते हैं। एलिक्सर फॉर्म में आता है, सिरप फॉर्म में आता है, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, और टेबलेट फॉर्म में आता है। तो ये इसकी फॉर्मुलेशन हो गई। अब इसकी फेमस ब्रांड हमें पता होनी चाहिए। कालपोल आपने नाम सुना होगा, आइबू प्लस नाम सुना होगा, क्रॉसिन सुना होगा, है ना, पैरामोल सुना होगा, मेटासिन। तो ये इसकी पॉपुलर ब्रांड्स है। यहाँ आपका पैरासीटामोल खत्म हो गया, एक ड्रग हो गया आपका। इससे बाहर पैरासीटामोल से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। इवन आप एग्जिट एग्जाम भी दोगे ना, आपने इतना पढ़ लिया, इसके बाहर नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन है जो पैरासीटामोल से पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट क्या है, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर डैमेज करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पैरासीटामोल का पॉइजनिंग यदि हो जाए तो आप उसके लिए कौन सा एंटीडोट यूज करोगे, तो उसका नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन। ये मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, तो आप इसको सुन लेना यदि नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। तो इसका मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, और ये सर एक इसको बार देख के रिपीट आप कर नोट्स दीजिए। बना लीजिएगा। हाँ, एन एसिटालिन। एन एसिटाइल सिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन। ये जैसे किसी ने पैरासीटामोल का ओवरडोज ले लिया, है ना, तो एज ए एंटीडोट यूज करते हैं। ये जितने भी ड्रग्स मार्केट में आते हैं ना, सबके एंटीडोट्स भी होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या है, ओवरडोज यदि पेशेंट को दे दिया तो ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब ड्रग विष की तरह काम करने लगती है और पेशेंट की जान जा सकती है। तो उसको तुरंत फिर उसका एंटीडोट देना पड़ता है ना। अब जैसे किसी को मॉर्फिन किसी ने ज्यादा खा लिया, या किसी ने मॉर्फिन का इंजेक्शन का ओवरडोज ले लिया, तो वो तो मर जाएगा पॉइजनिंग की वजह से। तो उसको तुरंत नेलॉक्सिन दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन से ड्रग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज किया जाता है पॉइजनिंग के केस में। तो ये बहुत सारी, एक ड्रग की मेरे पास लिस्ट है, कम से कम उसमें 20 ड्रग है, और वो 20 ड्रग में से कभी बाहर नहीं जाता है। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर की, तो उस हिसाब से मैं उनको तैयारी कराता हूँ। तो उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते, और आपको ये तैयारी एग्जिट एग्जाम में मदद करेगी। क्योंकि अभी आप लोग को एग्जिट एग्जाम देना है ना, तो आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर के बाद में आपका एग्जिट एग्जाम होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो, एमसीक्यू भी सॉल्व किया करो, ताकि आपको एग्जिट एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम ना हो, और आप आपके ये जो एग्जाम्स है थ्योरी एग्जाम ये भी पास कर लो। तो आपको
ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर आपका पैरासीटामोल ड्रग कंप्लीट हो गया। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, और आप अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। थोड़ा सा हैंडराइटिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, है ना। बाकी बुक में भी ये सब दिया हुआ है। अब हम अगला ड्रग देखते हैं। स्क्रीन चेंज हो रही है। यस यस सर। सर। ये स्क्रीन पे आपको यहाँ सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव लिखा नजर आ रहा है। यस यस सर। सर। देखो एस्पिरिन जो है इसमें एक एसिटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। उसी से इसका नाम पड़ा है एस्पिरिन, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एसिटाइल और एस स्टैंड फॉर स्प्रीन। तो इससे ये क्या बना है, एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। और इसकी कैटेगरी क्या है, एनसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। अब हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर है बेंजीन रिंग, ठीक है, दिख रही है आपको। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर को यदि बेंजीन रिंग के साथ में यदि COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से इसका पहला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे ऊपर रखते हैं। तो एसिटाइल ग्रुप का नंबरिंग बाद में होगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे पहले। तो इसका ये 1 पोजीशन हो गई, 2 पोजीशन हो गई, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई, मैंने आपको अभी बताया था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से जो पहली पोजीशन है वो होगी ऑर्थो, दूसरी होगी मेटा, और ये तीसरी हो गई पैरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एसिटॉक्सी ग्रुप। अब कोई बोलेगा सर ये क्या है, तो ये एसिटॉक्सी ग्रुप है। ये पूरा अपने आप में एक ग्रुप होता है, इसका नाम है एसिटॉक्सी ग्रुप। तो इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा है, एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH। अब ये बेंजीन के साथ जुड़ा है तो हम इस पूरे को क्या बोल देंगे, बेंजोइक एसिड कहेंगे इसको। ऑर्थो पोजीशन पे है एसिटॉक्सी ग्रुप, और ये वाली है इसकी मेटा पोजीशन, ये वाली है पैरा पोजीशन, लेकिन ये दोनों पोजीशन खाली है। फिर भी मैंने नाम लिख के रखा है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि भैया ऑर्थो क्यों कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या है। IUPAC नेम को हम केमिकल नेम भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसमें इसका नामकरण कैसे होगा, ऑर्थो, देखो ये यहाँ ऑर्थो है ना, और उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिटॉक्सी, ठीक है। तो फिर आगे हम कहेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये पूरा ये जो पेन से क्लिक कर रहा है मैंने, दिख रहा है ये आपको, ये पूरा बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। अब ये बेंजोइक एसिड से क्या कनेक्टेड है ऑर्थो पोजीशन पे, एसिटॉक्सी ग्रुप। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आया समझ में, आ रहा है समझ में। या इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब ये 2 पोजीशन पे एसिटॉक्सी ग्रुप है इसलिए हमने 2 लिख दिया। कौन सा ग्रुप है, एसिटॉक्सी, तो हमने एसिटॉक्सी लिख दिया। और यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये एसिटॉक्सी ग्रुप किससे कनेक्टेड है, बेंजोइक एसिड से। आ रहा है स्ट्रक्चर समझ में। जी यस सर। सर। क्यों अंकित, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। जी सर, थोड़ा बताओ फिर थोड़ा। से समझ, थोड़ा थोड़ा, फिर से सुनो, ध्यान से सुनना। स्क्रीन तो दिख रही है ना, यस सर। स्क्रीन, हाँ। ये देखो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है ये हमने इसका जी। नंबरिंग किया है, ठीक है। ये एक बेंजीन रिंग है, हमको बेंजीन रिंग की नंबरिंग करनी है। अब आप कहोगे कि सर इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने यहाँ से की थी 1, अब हम यहाँ से कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि किसी भी रिंग की जब नंबरिंग होती है तो वहां से की जाती है जहां से या तो फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, या तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। आ रहा है समझ में। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टी को निर्धारित करता है ना। अभी इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ था, OH ग्रुप जुड़ा था, फंक्शनल ग्रुप। तो हम बेंजीन को क्या कह रहे थे, फिनॉल कह रहे थे। एक नया केमिकल बन गया। अब यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेंजीन के साथ जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड,
क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। और ये ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। एक्चुअली ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, जब हम इस रिंग की नंबरिंग करेंगे तो इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। फर्स्ट नाम इसलिए देंगे क्योंकि इस कार्बन से सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो हमने इसको 1 नंबर नाम दे दिया, ठीक है, 1। अब यहां से 1 शुरू हुआ है तो 2, 3, 4, 5, 6। कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में, 6 कार्बन होते हैं ना। तो हमने इसकी नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हमने जब इसका नॉमेनक्लेचर किया, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये, हमने बताया ऑर्थो पोजीशन पे एसिटॉक्सी है और फिर बेंजोइक एसिड लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरा तरीके से हमने कैसे किया, ये कौन सी सेकंड पोजीशन है, अब ये सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ये एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्प्रिन का केमिकल नेम है। आ रहा है समझ में, एस्प्रिन ड्रग का ये केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। रोहिणी, रोहिणी, Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा है कुछ बेटा, Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना, Yes, sir. बना दोगे ना स्ट्रक्चर। Yes, sir. आरती आपको, सर, केमिस्ट्री पढ़ा है तो आ रहा है समझ में। हाँ, जी सर। आप बताओ आरती क्या है ये, कैसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, या अंकित बताओ कैसे हुआ ये स्ट्रक्चर, क्या है स्ट्रक्चर में। कोई भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। रोहिणी आप समझाओ। सर ये एस्पिरिन में बेंजीन रिंग है, सिक्स हाँ, मेंबर रिंग। ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई हम्म, इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, क्योंकि वो एब्सोल्युटली राइट। बेंजीन रिंग को अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। फिर सेकेंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे ये जो एसिटोक्सी ग्रुप है, हम्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जो हाँ ये पूछो। बेंजिंग रिंग है, जो इनर पार्ट में जो 3 लाइंस डिनोट की है, तो हाँ, वो उसी फॉर्मेट में डिनोट करनी पड़ती है, मुझे हाँ, स्टार्टिंग से। इसी फॉर्मेट में डिनोट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा सर, वो किस किस लिए रहती है वो? ये बेंजीन रिंग में आपने देखा होगा ना, इसमें सब कार्बन ऐड है बेटा। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी कि नहीं। यस सर। देखो, अभी सब सारी चीजें भूल जाओ। आप मेरे को बताओ, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, 6 कार्बन हो गए। और ये यस। कार्बन ने एक साइकिल बना लिया, ध्यान से सुनना। अब ये जो पहला कार्बन है, ये एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मुझे यहाँ एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा या नहीं। हम्म। यस सर। यस सर। और और यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर कार्बन हमने भले लिखे नहीं है, लेकिन वहां पर कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर हमने कार्बन लिखे नहीं कहीं पर भी, लेकिन ये जितने भी कोने दिख रहे हैं ना, एक कोना ये, एक कोना ये, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पर भले हमको दिख नहीं रहा है ऊपर, लेकिन हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तभी तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो रही है, होगी कि नहीं। कार्बन की यस। वैलेंसी कितनी होती है, फोर। 4 होती है ना। इसके लिए मैं आपको है ना थोड़ा सा रुको, अभी बेसिक बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मैं अभी इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बाद में आऊंगा। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। बेसिक मेडिसिन केमिस्ट्री। स्क्रीन दिख रही है या नहीं, नो सर। नॉमेनक्लेचर ऊपर, स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है, यस सर। ठीक है।
अब ये स्क्रीन में ऊपर क्या हेडिंग डली है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है आईयूपीएससी सिस्टम के हिसाब से। अब ये आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, यू स्टैंड फॉर यूनियन, पी स्टैंड फॉर प्योर, ए स्टैंड फॉर अप्लाइड, सी स्टैंड फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं आईयूपीएससी नेम। अब ये आईयूपीएसी नेम ड्रग को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ड्रग तो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है। 250 देश हैं जिसमें ये ड्रग यूज हो रही है, तो ड्रग का नाम तो एक होना चाहिए ना। अब जैसे मामा प्यार से कह रहे भोला, दादा कह रहे नहीं इसको तो हम कुल्लू बोलेंगे, है ना। लेकिन एक नाम तो ऐसा होना चाहिए कि जो परमानेंट हो। तो कॉलेज स्कूल में सब एक नाम चलता है ना। तो वैसे ही क्या है, दवाइयों के कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मीटिंग बैठाई गई थी जिसके तहत सिस्टम तैयार किए गए थे कि भैया ड्रग का एक आईयूपीएसी नेम होगा, और वो अमेरिका में भी सेम रहेगा और भारत में भी सेम रहेगा और कहीं पर भी युगांडा में भी सेम रहेगा वो, अफ्रीका में भी। ठीक है, तो जितने भी देश है वहां पर ये नेम सेम चलता है। तो ये नेम हमको पता रहना चाहिए, इसलिए हमारे सिलेबस में इसको इन्वॉल्व किया गया है। अब अब क्या है, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो ओपन चेन हो सकती है या तो क्लोज्ड चेन हो सकती है। ठीक है, मतलब कार्बन यदि सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में कहीं घूम के कनेक्टेड नहीं हुए हैं, तो वो आपकी ओपन चेन हो गई। एक होती है क्लोज्ड चेन। बेंजीन क्या है, क्लोज्ड चेन का एग्जाम्पल है। तो क्या है, 5 कार्बन भी क्लोज रिंग बना सकते हैं, 3 कार्बन भी क्लोज रिंग बना सकते हैं। अभी मैंने पहली क्लास में आपको दिखाए थे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर, स्क्वायर शेप का, त्रिभुज के आकार का, है ना। तो 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, पेंटा मेंबर्ड रिंग, ये सब मैंने आपको दिखाई थी ना, हेक्सा मेंबर्ड रिंग, है ना। हेप्टा भी होती है, 7 भी कार्बन जुड़ के रिंग बनाते हैं। लेकिन वो हमारे सिलेबस में शायद कहीं है नहीं स्ट्रक्चर, इसलिए उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये है आपकी पहली है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ओपन चैन एंड क्लोज चैन। ओपन चैन क्या है, सैचुरेटेड एल्केन। ठीक है, जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकते हैं, 4 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यदि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो या तो वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है या सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें एक सैचुरेटेड हो गया जिसको हम एल्केन बोलते हैं, और दूसरा अनसैचुरेटेड हो गया जिसको हम एल्कीन बोलते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कब होगा, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसको मैं एक काम करूंगा, आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा। आ रहा है समझ में? हेलो। यस सर। मैं इसको है ना व्हाइट बोर्ड पे आपको बताऊंगा, ठीक है, और अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लो। अब क्लोज्ड चैन है, तो क्लोज चैन में एक होती है होमोसाइक्लिक, एक होती है हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक के यहाँ नीचे देखो मैंने बेंजीन रिंग और पेंटा रिंग बनाई है। ठीक है, हेक्सा रिंग और पेंटा रिंग बनाई है। अब इसमें हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, कार्बन के अलावा यदि कोई भी एटम प्रेजेंट रहता है तो हम उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमको बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमें प्लांट से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से, और इसमें मेडिसिनल एक्टिविटी होती है। मेडिसिनल एक्टिविटी का अर्थ होता है ये बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आपस में ये फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा, अभी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देखे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे। लेकिन ये स्ट्रक्चर इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलके बनते हैं, और ये कैसे, केमिकल की जब सिंथेसिस कराई जाती है लैब में, तो ये ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिंथेसिस है नहीं, इसलिए हम वो सिंथेसिस नहीं पढ़ेंगे किसी भी कंपाउंड की। और ये लैब में केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बनाए जाते हैं। ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, 2 कंपाउंड की रिएक्शन कराई, 3 कंपाउंड की रिएक्शन कराई, उससे रिएक्शन से हमारा ड्रग तैयार होता है। और कुछ ड्रग हमें एज इट इज नेचुरल सोर्स से मिल जाते हैं, एज इट इज, कोई रिएक्शन नहीं करानी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे विनक्रिस्टीन और विमब्लास्टीन, ये दो ऐसे केमिकल है जो कि कैंसर को ठीक करते हैं। और ये जो पर्पल कलर के फूल वाला पौधा आता है ना, विनका रोजिया, देखा है किसी ने? पर्पल कलर का फूल होता है, बड़ा कड़वा सा, उसकी पत्ती बहुत कड़वी होती है। देखा है किसी ने? पर्पल कलर का फूल होता है, विनका रोजिया। चलो अभी कोगनोसी पढ़ोगे ना, उसमें आएगा। तो उससे हमें विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, दो ऐसे केमिकल मिलते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज होते हैं। अब ये होती है एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो, या तो ये
जैसे बॉन्ड है तो यहाँ पर सर्कल लगा दिया हमने, मतलब ये बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो तीन बॉन्ड है इसको हटा दो और आप एक सर्कल लगा दो। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड में क्या है, सर्कुलेशन होता है। आपने ये सब 11th 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के थ्रू, मतलब ये बॉन्ड मतलब बदलते रहते हैं और घूमते रहते हैं, है ना, क्योंकि ये कार्बन की क्लोज चेन है ना। अब ये बॉन्ड कहीं पर भी हो सकते हैं लेकिन तीन बॉन्ड होंगे, है ना। लेकिन क्या है, जब ये किसी और सब्स्टिट्यूशन इसमें हो जाएगा ना, तो फिर इनकी बॉन्डिंग मतलब दिखानी पड़ती है। जो आपने सवाल किया था कि हम ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या? अब आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपको बॉन्डिंग इस हिसाब से दिखानी पड़ेगी कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से आपको बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी। अब ये क्या है यहाँ पर, साइक्लिक रिंग क्या है, बाई साइक्लिक भी होती है, स्पाइरल रिंग भी होती है। स्पाइरल रिंग जो बनती है वो फ्यूजन से बनती है। जैसे ये जो एक रिंग है, ऐसी तीन रिंग यहाँ साइड में और जुड़ जाए, है ना, तो वो स्पाइरल रिंग हो जाएगी। बाई साइक्लो रिंग क्या होगी, जैसे एक रिंग ये है और इसके बाजू में एक रिंग ऐसी जुड़ जाए, तो इसको हम बाई साइक्लो रिंग कहेंगे। और एक जो सिंगल रिंग है इसको हम साइक्लो रिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स इसमें क्या यूज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांचिंग होती है सब्स्टिट्यूशन की। जैसे अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें एक सब्स्टिट्यूशन था ना, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो बेंजोइक एसिड बन गया। तो वो एक सब्स्टिट्यूशन है या नहीं? तो बेंजीन जो हेक्सा रिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन बदल देता है, सब्स्टिट्यूशन बदल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप उसको चेंज कर देते हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th 12th में पढ़ा होगा कीटोन्स के बारे में, है ना, अल्कोहल के बारे में, और एल्डिहाइड्स के बारे में, है ना, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। याद आ रहा है कुछ? बहुत सारे फंक्शनल, कीटोन नहीं पढ़ा आपने, एल्डिहाइड पढ़ा है। एल्डिहाइड फिर सब्स्टिट्यूशन से कंपाउंड बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। और जब ये किसी बेसिक रिंग के साथ कनेक्ट होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को ये लोग चेंज कर देते हैं। अब वो जिस पोजीशन पे जुड़े हुए हैं उस आधार पे उस केमिकल का नामकरण किया जाता है, जिसको हम IUPAC नेम कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो किसी भी केमिकल की क्वालिटी को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्धारण करता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था, है ना। ये देखो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये पायरोल रिंग है, फ्यूरॉन है, थियोफेन है, आइसोप्रोल है, ऑक्साजोल है, पायराजोल है, इमिडाजोल है, पायरिमिडीन है, पाइपरिडीन है, पायरी ये पायरिमिडीन है, पायराजीन है, पाइपराजीन है, मॉर्फोलिन मॉर्फोलिन, क्यूनोलिन, इंडोल और पैरिडिन। इतने सारे रिंग है। अब देखो ये बाईसाइक्लिक हुआ कि नहीं, ये दो रिंग आपस में जुड़ गए तो बाईसाइक्लिक। और यदि और ज्यादा जुड़ जाते तो क्या हो जाता है, स्पाइरल। बहुत सारे जुड़ जाते तो, है ना। यहाँ पर एक क्यूनोलिन भी देखो, ये सब बेसिक रिंग है। अब इन रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन होंगे उससे अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है। वो सॉफ्टवेयर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे कंपाउंड ऐड करके बहुत, मतलब वो R&D का रिसर्च वर्क होता है, जिसमें नए नए मॉलिक्यूल्स की खोज की जाती है ना। और जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स है उसके सब्स्टिट्यूशंस को चेंज करके उसकी एक्टिविटी को चेक किया जाता है एनिमल्स पे, कि वो बीमारी ठीक कर पा रहा है या नहीं। और उस हिसाब से उसके जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। ठीक है, और दवाइयां बनाई जाती है इस प्रोसेस से। तो दवाई बनाने में मेडिसिनल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिना मेडिसिनल केमिस्ट्री के नॉलेज से व्यक्ति सिंथेटिक मेडिसिन नहीं बना पाएगा। तो सिंथेटिक मेडिसिन बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको तो यहाँ डी फार्मा लेवल पे एग्जाम पास करने से मतलब है, ये सब बहुत हायर लेवल की चीजें होती है। R&D डिपार्टमेंट जो साइंटिस्ट काम करते हैं ना, उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पर हमें केवल हमारा डिप्लोमा का एग्जाम पास करना है, तो थोड़ी बहुत चीजें हमें रट लेने में ही हमारा फायदा है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन सब चीजों में उलझेंगे तो फिर हमारे पास समय भी कम है, हम उतना समय भी नहीं दे पाते, हमारे फैमिली, हमारा जॉब, है ना। तो इसलिए हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा उतरेंगे, उलझेंगे, हकल रूल देखेंगे, बॉन्ड की शिफ्टिंग देखेंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि पहले हम एक बार हमारे सिलेबस को पढ़ लें, और जितने स्ट्रक्चर हमको समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करें, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपको स्ट्रक्चर बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास उतना बहुत ज्यादा समय नहीं है ना।
क्योंकि 11 12 की केमिस्ट्री जिसकी बहुत बढ़िया होगी, उसको ये स्ट्रक्चर बहुत आसानी से देखते से समझ में आ जाएंगे कि भाई ये बॉन्ड यहाँ क्यों लगा हुआ है ना, और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ क्यों हो रही है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, और वो इनिशियली क्या है, स्कूल लेवल पे केमिस्ट्री किसी ने अच्छे से पढ़ी नहीं होगी, वो कहते हैं ना केमिस्ट्री कठिन है, रट रट के जैसे तैसे पास हो जाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा रट के डी फार्मेसी लेवल पे आप लोग पास हो जाओ तो बढ़िया है। और मेरा भी बेटा जो स्पेशलाइजेशन है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो फार्माकोलॉजी से है ना। आपके एम फार्मा में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी एक स्पेशलाइजेशन का ब्रांच होता है, वो मेरा नहीं है। ठीक है, मेरा फार्माकोलॉजी से स्पेशलाइजेशन है, और मेरा पीएचडी भी फार्माकोलॉजी से ही आगे बढ़ रहा है। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, है ना। लेकिन मैंने बहुत से टीचर देखे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़ा सा इशू आता ही है, थोड़ा सा मतलब टफ सब्जेक्ट पड़ता है ये, है ना। तो उसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आ जाएगा। 2 से 3 महीने का समय है हमारे पास, तो हम करेंगे इसको धीरे धीरे, है ना। मैं जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतनी आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब आ जाते हैं हम इस स्ट्रक्चर पे। दिख रहा है ये स्ट्रक्चर आपको? हेलो। यस सर। यस अब सर। ये स्ट्रक्चर में बेटा, यहाँ पर ये जो बेंजीन का रिंग है, ठीक है, हेक्सा रिंग, ये हेक्सा रिंग में एक्चुअली यहाँ पर था एक हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन वो हाइड्रोजन की जगह पर ये वाला ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और वो यहाँ पर ऐड हो गया। तो अब ये बेंजीन रिंग क्या हो गई आपकी, बेंजोइक एसिड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये नहीं था ना, तब भी ये ऐसी ही थी, पर हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया गया था, है ना। अब ये क्या है, केमिस्ट्री में ये चीजें मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई वेल नोन है, तो एक रिंग बना दी और व्यक्ति समझ जाता है कि भाई ये हर यहाँ पर कार्बन है, और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसको दिखाया नहीं जाता, है ना। अभी जैसे ये 6 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, होगा, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा क्या, बताओ रोहिणी। ये जो 5 लिखा हुआ है, इस कोने पे हाइड्रोजन होगा यहाँ पर या नहीं होगा? होगा सर। क्यों होगा हाइड्रोजन, बताओ। बताओ रोहिणी, हाइड्रोजन क्यों होगा, कोई बताएगा? आप में से कोई भी बताओ कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों है यहाँ पर। सर बेंजीन बहुत रिंग इजी में है। कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है इस वजह से। देखो ये जो बेंजीन रिंग है, ये बना है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से, ये चीज से तो सहमत हो ना आप लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है क्या? अब नो मुझे सर। नो सर। बताओ, यदि बेंजीन में 6 कार्बन है बेटा, तो 6 कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए कि नहीं, ये बताओ। होनी यस चाहिए सर। कि नहीं? तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब यहाँ पर देखो, ये जो 5वीं पोजीशन पे कार्बन है, एक इस कार्बन से जुड़ा है तो एक वैलेंसी पूरी हो गई, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो दूसरी वैलेंसी पूरी हो गई, और इसी कार्बन से एक और बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो तीसरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब बताओ चौथी वैलेंसी कहाँ से कंप्लीट होगी, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हेलो। यस यस सर। सर। हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये चीज समझ में यस। आई। अब रोहिणी का सवाल समझो। रोहिणी कह रही है कि ये जो बॉन्ड है इसको हम यहाँ लगा सकते हैं क्या, ठीक है। यदि हम इस बॉन्ड को यहाँ पर लगा देते हैं, और इस बॉन्ड को फिर हम यहाँ लगा देंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा ना। अब ये नो सर। वाला बॉन्ड यदि हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये वाला बॉन्ड यदि हम यहाँ शिफ्ट कर दे, तो ये वाला बॉन्ड हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और यदि वो हम सर ये तीनों एक वाला एक बॉन्ड अंतराल यहाँ में पर शिफ्ट, रहेंगे। क्या? तीनों अंतराल में रहेंगे, एक एक गैप लेके। हाँ, वेरी गुड। तभी तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसा ही बनाना, है ना। इसके बॉन्ड के साथ एक चीज और हो सकती है वैसे, यदि ये बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा, ये कार्बन की वैलेंसी फिर भी कंप्लीट हो जाएगी। रोहिणी, आप है ना यहाँ पर एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा, ठीक है। हाँ सर, ये वो मैं ये वही बोल बॉन्ड रही की थी। जगह आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ हाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे कंप्लीट हो यस जाएगी सर। देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो इसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई। एक इस कार्बन से हो गई और एक इस कार्बन से, दो इस कार्बन से हो गई, तो चार हो गई कि नहीं। तो ये आप यहाँ पर एक सिंगल गोला भी बना सकते हो, ठीक है, आगे समझ में। सिंगल गोला भी यस बना सर। सकते हो, या तो फिर आप बॉन्ड शिफ्ट करोगे ना, तो कैसे करोगे पता है, इसको यहाँ लेके आ जाना, इसको यहाँ, कुल मिला के आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं उससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता, आप बस सर स्ट्रक्चर कुछ बनाओगे तो कुछ कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना, सर वो बाकी आप सिंपल अपने स्ट्रक्चर वही हिसाब पढ़ा से। था केमिस्ट्री में 12th में, जो हम्म। बीच में गोला बना देते हैं तो सबकी वैलेंसी बराबर हो जाती है। हाँ ऐसा। बिल्कुल सही बात है, गोला बना ज्यादा देते ध्यान हैं लगाने तो की जरूरत नहीं कि कितना डिस्टेंस वैलेंसी मेंटेन करना है। बराबर हो जाती है। सही कह रहे हो आप, गोला लगाने से वैलेंसी, वो गोला बताता है कि भाई वैलेंसी कंप्लीट है ये कार्बन की। बराबर है। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट है, बस एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ये एसिटॉक्सिक ग्रुप आया है, तो अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो एक गोला लगा देना, तो आपको ये बॉन्डिंग नहीं दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नेम हमने देख लिया, अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्लाइटली एसिडिक और बिटर टेस्ट का होता है, सॉल्युबल इन वाटर और अल्कोहल होता है। अब हम इसको आगे देखते हैं इसका, आइबुफेन का अब हम कल देखेंगे। ठीक है, ये आइबुफेन का स्ट्रक्चर है। अब हम, रात काफी हो गई है, आप लोग आराम कीजिए और हम इसको कल देखते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया आज आपको, एनाल्जेसिक्स की डेफिनेशन क्या है, पेन क्या है, ड्रग्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, IUPAC नेम। ठीक है, और उसका स्टोरेज कंडीशन और उसकी ब्रांड्स के बारे में पढ़ना है जो मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है ना, और स्टोरेज कंडीशन, इतनी चीजें हमें पढ़नी है, आया और सर। उसकी फॉर्मुलेशंस। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, या कल क्लास नहीं होगी तो परसों होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2-3 महीने का समय है, आराम से हम केमिस्ट्री कर लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए ओके थैंक यू कल सर। मिलते हैं ना, गुड नाइट। ओके थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।